नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने वाले ये आर्टिकल 19 क्या बात करता है। बेसिकली आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा, जो कि बोलने की आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉजेज में बताए गए हैं कि क्या क्या आज़ादी दिया गया है बेसिकली। और बाकी जो आर्टिकल 19 के जो नेक्स्ट जो क्लॉजेज हैं, जैसे कि 19 क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे जो हैं इनमें क्या बताया गया है, इनमें क्या बताया गया है कि जैसे कि जो भी आज़ादी दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, जो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और भी जो भी जितनी भी आज़ादी बताई गई है 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में जो भी फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसका जो लिमिट है, यानी कि एक तरीके से लिमिटेशन दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 में। और कौन कौन से सब क्लॉजेज के रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के जो सब क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या बात करता है। सबसे पहले ये समझना है कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑल जितने भी इंडियन सिटीज़न हैं उन पे लगता है, मतलब ऑल सिटीजन्स हैव दैट पार्टिकुलर राइट। ओके, जो भी 19 क्लॉज ए में है, जैसे कि 19 क्लॉज ए में क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि आपको पता है। आर्टिकल 19 बात करता है बोलने की आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, तो ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या बताया गया है, ये बात बताया गया फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में, यानी कि यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना वेपन्स के, बिना आर्म्स के आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते एक साथ, विदाउट आर्म्स यहाँ पे कहा गया है। ऐसा नहीं कि कोई बंदूक लेकर एक साथ इकट्ठे हो गया 3-4 जन, तो ये आज़ादी है पर इतनी भी आज़ादी नहीं है। चलिए खैर, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 क्या बात करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 नहीं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। चलिए, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब यानी कि आप अपना संघ या कोई समिति बना सकते हैं, जैसे कि कोई एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, यूनियंस है, वो आप बना सकते हैं। तो इसके बनाने की फ्रीडम है, मतलब कोई भी संघ यानी कि कोई भी ग्रुप आप इस तरीके से, मतलब अपने तरीके से कोई भी एक एसोसिएशन बना सकते हैं, ये आज़ादी दिया गया है। जैसे कि एसोसिएशंस हो गया, यूनियंस हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, तो ये बनाने की एक तरीके से आज़ादी है। चलिए, ये आर्टिकल हो गया 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। अब आते हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या बात करता है। ये बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, विद इन द जो इंडियन टेरिटरी है, ऑल ओवर इंडिया आपको एक तरीके से आज़ादी दिया गया है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, यानी कि पूरे इंडिया में मूवमेंट कर सकते हैं। ये इंडियन सिटीज़न को ये आज़ादी है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो ई है वो क्या बात करता है। इसमें बात किया है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल ऑल ओवर इंडिया। अब देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में बोला गया है कि आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूम सकते हैं, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में बोला गया है कि पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी रिसाइड यानी कि रह सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली में रह रहा है, तो कल को मुंबई में रहना चाहता है तो वहाँ भी जा सकता है, वहाँ भी रह सकता है। कलकत्ता में जाना चाहता है यानी कोलकाता में जाना चाहता है तो वहाँ भी रह सकता है। बेंगलोर में जाना चाहता है तो बेंगलुरु में भी वो रह सकता है, यानी कि उसको पूरी तरीके से आज़ादी है इंडिया के कोई भी राज्य, शहर, कहीं भी, किसी भी स्टेट्स में या किसी भी टाउन में स्टेट्स की, वो कहीं भी रह सकता है, किसी भी सिटी में, उसको पूरी तरीके से ये आज़ादी है। और ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई और डी ये आज़ादी उसको देता है, कहीं भी घूम सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो फ्रीडम राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी का जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट्स में पहले था, क्योंकि आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है ना। जैसे आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर फंडामेंटल राइट्स आता है, यानी मूल अधिकार है। तो ये एक राइट टू प्रॉपर्टी मूल अधिकार ही पहले था, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में ये था। खैर, इसको रिपील कर दिया गया 1978 में, रिपील कर दिया गया 44th अमेंडमेंट
एक्ट, यानी 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको एक तरीके से रिपील कर दिया गया। चलिए आगे आते हैं। अब ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ अप्लाई नहीं होता है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी बात करता है क्या, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये सारा मतलब आपको आज़ादी दिया गया है कि आप कोई भी पेशा, कोई भी नौकरी, कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से यानी कि आज़ादी है। यानी कि पेशा यानी कि कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं आप, कोई भी नौकरी कर सकते हैं यानी जॉब कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यानी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, यानी कारोबार या धंधा कोई भी कर सकते हैं। ओके, अब ये हो गए आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज। अब आर्टिकल 19 के जो एक तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो दिया गया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में क्या बताया गया है मोटा मोटी, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसका अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल सकता है देश में, समझे, क्योंकि किसी न किसी के बोलने से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है देश पे भी। अगर कोई मीडिया में या कहीं भी कुछ बोल रहा है, कैमरे पे कुछ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पे भी कुछ लिमिटेशन है। अब ये किस तरीके का लिमिटेशन है, ये राइट्स कर्टेल कैसे करता है, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो दिया गया है वो जो दिया गया है कि अगर कोई ऐसा बोलता है, यानी कि जो भी आज़ादी दी गई है, तो वो आज़ादी किस तरीके की दी गई है। देखिए वो आज़ादी दिया गया है, जैसे आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 में जो रिस्ट्रिक्शन बताया गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का रिस्ट्रिक्शन बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी यानी कि देश की ये संप्रभुता यानी अखंडता यानी कि यूनिटी की अगर बात की जाए, अगर उस पर कोई आँच आता है तो कहीं ना कहीं जो बोलने की आज़ादी है और जो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो आपकी छीन ली जाएगी। जैसे कि JNU में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे, तो वैसा उस तरीके से मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो कि देश की संप्रभुता, अखंडता या भाईचारा हो उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम करे, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने का काम करे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये राइट्स को कर्टेल किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इस राइट्स को कर्टेल किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। खैर आगे आते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, जैसे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या दिया गया 19 क्लॉज 2 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर है, वो सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी है, फ्रेंडली रिलेशन है, पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, डिफेमेशन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ओके, या फिर किसी तरीके का कोई ऑफेंस, मतलब यानी कि कोई ऐसा है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है, किसी तरीके का कोई ऐसा ऑफेंस को इंसाइट करता है कुछ बोलकर, तो ऐसे चीज़ों में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाती है। संप्रभुता, अगर देश की संप्रभुता पे आ जाए या फिर देश के अखंडता यानी कि यूनिटी को भंग करने की बात हो, ऐसे ही अगर कोई बोलता हो तो उस पे उसका स्पीच एक्सप्रेशन को छीना जा सकता है। देश के इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो या फिर ऐसा कोई भाषण देता है, ऐसी बात कोई बोलता है जिससे कि हमारा देश से दूसरे देशों से जो फ्रेंडली रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है, तो ऐसे चीज़ों में भी फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है उसको छीना जा सकता है। या फिर दूसरी अगर बात करें, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा हो तो ऐसी चीज़ों में भी छीना जाएगा। या फिर डिफेमेशन या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या फिर कोई ऐसा ऑफेंस को इंसाइट कर रहा हो, समझे। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का जो रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी जो बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी विदाउट आर्म्स यू कैन असेंबल पीसफुली, जो कि बताया गया है। तो उसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो बताया गया है बेसिकली 19 क्लॉज 3 में।
उसमें भी बताया गया है कि आप असेंबल कर सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, जो कि सही बात भी है, आपको आज़ादी दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर देश की संप्रभुता, अखंडता या फिर पब्लिक ऑर्डर को अगर मेंटेन करना है, यानी कि अगर देश में किसी भी तरीके से देश के संप्रभुता पे आँच आ जाएगा, या फिर देश की यूनिटी को अगर तोड़ने की बात की जा रही है कहीं पे भी, उसके लिए अगर कोई उसके लिए कोई असेंबल हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है आर्म्स लेकर, या फिर पब्लिक ऑर्डर को चुनौती दे रहा है आर्म्स लेकर, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी को लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, कर्टेल करता है, अगर एक्सेस अगर हो रहा है तो। समझ गए। खैर, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 पे आते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 क्या बात करता है? ये बात करता है एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियंस, यानी कि अपना संघ समिति बना सकते हैं आप, किसी भी तरीके का यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ओके, या फिर यूनियन एसोसिएशन बना सकते हैं। लेकिन ये एसोसिएशन पे भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस है, कि जैसे कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में जो भी दिया गया है एसोसिएशन के बारे में, उसमें कहा है कि सॉवरेनिटी, फिर वही चीज़ आ जाता है, सॉवरेनिटी हो, संप्रभुता हो, इंटीग्रिटी हो, पब्लिक ऑर्डर हो, मॉरलिटी हो, ये सब देखते हुए आज़ादी दी गई है आपको। आप कोई भी कमेटी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है, कोई भी समिति बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं बनाने के पीछे आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना, देश के संप्रभुता को, अखंडता को, पब्लिक ऑर्डर जो है वो, या फिर मॉरलिटी को, यानी कि फिर से सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी, इसको ध्यान में रखते हुए आप एसोसिएशन बनाइए, आपको पूरी आज़ादी है। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बात करते हैं। 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और सब क्लॉज ई बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट द इंडिया, ओके। अब देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज डी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी बात करता है पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, और ई बात करता है, जो सब क्लॉज ई है वो कहता है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप घूमने के साथ साथ रह भी सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं। समझे। तो आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉजेज हैं सी और डी, यानी क्लॉज 1 के सब क्लॉजेज क्या, डी और ई, सॉरी, डी और ई जो है उसका जो जनरल रिस्ट्रिक्शन है वो एक ही में दिया गया है। दोनों का जो जनरल रिस्ट्रिक्शन है डी और ई का वो एक ही में दिया गया है, वो है 19 क्लॉज 5 में। उसका लिमिटेशन है जो उसका राइट्स को कर्टेल करता है। आपको पूरी आज़ादी है कि पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी रह सकते हैं, घूम सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, यानी कि आपको पूर्णतः आज़ादी है, पूरी तरीके से आज़ादी है। तो उसमें क्या है कि कौन सा राइट्स कर्टेल करता है? अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो, अगर कोई राइट्स, अगर इससे कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ये जो राइट्स है वो आपसे छीना जा सकता है, और राइट्स कर्टेल करता है। या फिर आप कहीं भी रह सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब्स के जो एरिया है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि वहाँ पे आप नहीं जा सकते। समझे। मीन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बात किया गया है। सो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, दोनों का जो रिस्ट्रिक्शन है वो 19 क्लॉज 5 में दिया गया है। बेयर एक्ट आप देख लीजिएगा एक बार। समझे। अब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी क्या बात करता है? देखिए 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ तो रिपील कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, वो लीगल राइट 300A में डाल दिया गया है। समझ गए। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, मतलब कोई भी पेशा हो, कोई भी जॉब हो, नौकरी हो, व्यापार हो, लेन देन हो, कोई कारोबार हो, धंधा हो, आपको पूरी आज़ादी है करने की। पूरे भारत में आपको आज़ादी दी गई है। लेकिन इसमें कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं? अब जैसे 19 क्लॉज 6 में इसका रिस्ट्रिक्शन है, जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, जो राइट कर्टेल करता है, वो 19 क्लॉज 6 में दिया गया है। देखिए बेसिकली कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन में कोई है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास उसका टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर उसके पास प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो वो उस प्रोफेशन में नहीं रह सकता। कोई लॉ के प्रोफेशन में है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास एटलीस्ट LLB डिग्री होना चाहिए, और अगर वो
कोई एडवोकेट है तो LLB डिग्री होना चाहिए, साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक रजिस्ट्रेशन होता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। कोई अगर मेडिकल प्रोफेशन में है, जाहिर सी बात है कि उसको MBBS बिना किए मेडिकल प्रोफेशन में नहीं आ सकता है, उसके पास उसका मेंबर होगा वो बाद में जाकर। तो प्रैक्टिस कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं इलीगल है एक तरीके से। सो कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशन में हो, उसके पास पार्टिकुलर उस प्रोफेशन का कहीं ना कहीं उसके पास एक डिग्री होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर सके समझे, तभी उस प्रोफेशन में वो आए। अगर कोई डॉक्टर है जिसके पास डिग्री नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहा है तो ये इलीगल है, उसकी राइट्स को कहीं ना कहीं मतलब ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी परमिट करता है कि आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप डॉक्टर के प्रोफेशन में आपके पास डिग्री ही नहीं है MBBS की और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर डूइंग रॉन्ग, ये इलीगल है एक तरीके से। और ये आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 6 रिस्ट्रिक्ट करता है। और एक कहता है कि स्टेट के पास मोनोपोली है, यानी कंट्रोल है बिजनेस का, जैसे कि आर्म्स सेलिंग है, वेपन्स सेलिंग है, कोई भी किसी तरीके का, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टेट कहती है कि इस पे हमारा कंट्रोल है, कोई प्राइवेट बॉडी है उसको ये मतलब ये दिया नहीं गया है कि वो उसका वो मतलब एक तरीके से उसका बिजनेस कर पाए। या फिर कोई मेडिकल ड्रग्स है तो मेडिकल ड्रग्स से रिलेटेड हो या फिर आर्म्स से रिलेटेड हो, कोई वेपन से रिलेटेड हो, तो ऐसी चीज़ों में स्टेट क्या करती है, यानी कंट्री क्या करती है कि उसको अपने कंट्रोल में लेती है और उस तरीके का बिज़नेस जो होता है वो एक तरीके से स्टेट के अंदर आता है और एक तरीके से मोनोपोली होता है, यानी उसका एक तरीके से एकत्र बोलिए या जैसा बोलिए उसको मतलब अपने अंडर ले लेती है, कंट्रोल में रखती है। खैर ये तो क्लॉजेज हो गए कि किसका क्या क्या दिया गया है। जैसे कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो 19 क्लॉज 2 में है, 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी का जो रेस्ट्रिक्शन है 19 क्लॉज 3 में है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी का जो रेस्ट्रिक्शन है वो 4 में है, 19 क्लॉज डी और ई का जो सब क्लॉज डी और ई उसका रेस्ट्रिक्शन है वो 19 क्लॉज 5 में है, और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी यानी कि जो फ्रीडम ऑफ जो दिया गया है ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन का, उसका रेस्ट्रिक्शन कहाँ है 19 क्लॉज 6 में है। यहाँ से ये आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। चलिए अब कुछ केस लॉ डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। तो अगर केस लॉ की बात करें तो आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो केस लॉज हैं जैसे कि तो क्या क्या है, जैसे कि एक केस है बेनेट कोलेमन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेनेट कोलेमन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स विथ रिगार्ड टू आर्टिकल 19 वर प्रोटेक्टेड एंड मैनिफेस्टेड बाय द न्यूज़ पेपर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द शेयर होल्डर थ्रू मीडियम ऑफ कॉरपोरेशन। सो देखिए बेनेट कोलेमन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें बेसिकली मोटा मोटी समझ लीजिए कि फिक्सिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो था एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक तरीके से जो न्यूज़पेपर जो प्रिंट होता है उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस को फिक्स किया जाता है अगर स्टेट के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का भी और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। देखिए यहाँ पे इसलिए वायलेशन है क्योंकि फिक्सिंग लिमिट ऑफ पेजेस मतलब क्या है कि उसको कहीं ना कहीं रोक रहा है कंटेंट किसी भी तरह का, क्योंकि फिक्स कर दिया तो जैसे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो भी कंटेंट वो न्यूज़ पेपर वाले लिखना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, वो लिमिट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, क्योंकि वो कोई भी पत्रकार है किसी भी तरीके का जो कंटेंट लिखता है न्यूज़पेपर में वो डालता है तो वो उसकी आज़ादी है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो ये जो बेनेट कोलेमन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है AIR 1973, उसको देख लीजिएगा आप। एक केस है जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 का केस है। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात किया गया कि फ्रीडम
फ्रॉम इंटर, जैसे कि देखिए इसमें क्या बेसिकली बात किया गया था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 वाला केस है। इसमें बेसिकली बोला गया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो एक तरीके से ऐसा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे अथॉरिटी जो है उसका एक तरीके से इंटरफेरेंस होना चाहिए, समझ गए, विच वुड अफेक्ट इंटरफेरेंस विद द कंटेंट एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी जो है, स्टेट जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रही है न्यूज़पेपर में कि कौन सा कंटेंट होगा, क्या प्रकाशित होगा, क्या नहीं होगा। तो एक तरीके से इंटरफेरेंस होना चाहिए कि एक तरीके से जैसे जो पब्लिशर है कुछ भी मतलब जो भी एक तरीके से जो है रियल है वो छाप सके, वो प्रिंट कर सके, उसको स्टेट रिस्ट्रिक्ट ना करे, अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट ना करे। सो ये केस है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट केस आते हैं सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का केस है, AIR। सो इसमें बेसिकली मिनिमम प्राइस सेट कर दिया। द ऑर्डर इम्पोजिंग मिनिमम प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस वॉज हेल्ड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये भी एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं वायलेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कहाँ से लगा सकता है। रिस्ट्रिक्शन तो जो दिए गए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का, वो तो नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे ना ही किसी तरीके का सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसीजेंसी या फिर कोई ऐसा कुछ काम किया जा रहा है जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, कुछ भी हो, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो केवल इम्पोज कर देना मिनिमम प्राइस और नंबर ऑफ पेजेस को रिस्ट्रिक्ट करना, तो यहाँ पे फिर होता है कि ये कहीं ना कहीं ये वायलेशन है आर्टिकल 19 का, और आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है। सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का केस है, AIR। चलिए एक केस है ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश, AIR 2004। सुप्रीम कोर्ट, देखिए इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, ऋषि केस में क्या था, ये केस है 2004 का। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बैन ऑन सेल ऑफ एग्स विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ ऋषि केस इज़ वैलिड एंड इट कंटेन्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब जाहिर सी बात है कि एक पब्लिक प्लेस पे और ऐसे जगह पे ऋषिकेश में जहाँ पे नॉनवेज को एक तरीके से बेचा जा रहा है, सो यहाँ पे क्या था कि ये जनरल रिस्ट्रिक्शन था पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जाहिर सी बात है कि कोई ऐसे जगह पे बेच रहा है जहाँ पे मंदिर है या कुछ है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए जनरल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जनता में किसी तरीके का कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट यानी मतभेद ना हो जिससे कि दंगा भड़के या कुछ ऐसा हो, तो उसको देखते हुए जनरल रिस्ट्रिक्शन लगाना वैलिड ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। ये ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का है और इसका 2004 में इसका जजमेंट आया था, ठीक है। खैर आगे आते हैं, एक केस है अनुराधा वसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनुराधा वसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, उसके बारे में बात करता है बेसिकली। यहाँ पे कहा गया कि अनुराधा वसीन में कि इंटरनेट को एक तरीके से सस्पेंड कर देना, सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट इज़ नॉट परमिसेबल फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। एक मतलब अनिश्चित काल के लिए, मतलब कभी भी आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी भी आप मतलब जो स्टेट होती है कभी भी उस एरिया में इंटरनेट बंद करना और 144 लगा देना किसी भी चीज़ को लेकर, CRPC 144। सो यहाँ पे बोला गया कि इसका रिपीट होना ऑर्डर जो भी चीज़ है ये कहीं ना कहीं वायलेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। कैसे? क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, बहुत सारे लोग अपने ट्रेड यानी अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, उनका जो भी चीज़ है, पैसा है, वो हर चीज़ ऑनलाइन चल रहा है, लेन देन ऑनलाइन है, उनका सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, ठीक है, उनका कम्युनिकेशन ऑनलाइन है और वो थ्रू इंटरनेट होता है। तो उस चीज़ को एक तरीके से काट देना, बार बार 144 लगाकर उस पार्टिकुलर एरिया को रिस्ट्रिक्ट करके,
तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का। तो ये इंटरनेट के बारे में, और इसमें अनुराधा वसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बेसिकली कंप्लीट ब्रॉड सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में भी बेसिकली बात किया गया था कि टेलीकॉम सर्विसेज को एक तरीके से बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी वायलेशन है। देखिए इसको एक तरीके से देखा जाए कि मतलब इसको अवॉइड किया जाए कि ये जो इंटरनेट सर्विसेज हैं बार बार इंटरप्ट ना हो, सस्पेंड ना हो। अगर टेलीकॉम अथॉरिटी के साइड से हो, डिपार्टमेंट के साइड से हो रहा है, स्टेट के साइड से हो रहा है, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साइड से हो रहा है, तो इसको देखा जाए। और कहीं ना कहीं ये वायलेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का भी और सब क्लॉज जी का भी। समझ गए? खैर, अब नेक्स्ट केस है मोहम्मद सालिमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मोहम्मद सालिमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब गलत ठहराया। अब जैसे कि जो रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पूरे भारत में कहीं भी जा रहे रह रहे, तो ये जम्मू में रह रहे थे, तो एक तरीके से रोहिंग्या के रिफ्यूज़ी जो हैं वो उनको डिटेन कर लिया गया जम्मू में, और उनको कहा गया कि इसको डिपोर्ट करो, मतलब देश से निकालो इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मतलब जो इनको डिटेन कर लिया गया, और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये तो है, पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई तो जो अप्लाई होता है, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई तो केवल इंडियन सिटीजन पे होगा, क्योंकि ये जो आज़ादी दिया जाता है मूवमेंट, पूरे इंडिया में मूवमेंट और रिसाइड एंड सेटल का, मतलब पूरे देश में आप कहीं भी रह सकते। तो ये जो आज़ादी दिया गया है रिसाइड एंड सेटल का थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी, सो डैट मीन्स कि ये आज़ादी, दिस फ्रीडम इज़ ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स, नॉट फॉर अदर्स। तो इसमें बेसिकली बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज एंसिलरी टू द फंडामेंटल राइट to reside and settle in any part of India guaranteed under article 19 clause 1 sub clause E of the constitution only to Indian citizens। okay, जैसे मैंने बताया अभी। खैर, ये तो हो गया। सो आर्टिकल 19 का जो है पूरा जो ये सब क्लॉजेज हैं या फिर आर्टिकल 19 के जो जनरल रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं सब क्लॉजेज के, सो ये क्लियर हो गया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।